नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। बंसल न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है, तो इसी कड़ी में इंदौर से आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर आशा बख्शी, जो कि डॉक्टर आशा बख्शी फर्टिलिटी सेंटर की लीड कंसल्टेंट हैं और मदरहुड हॉस्पिटल से जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर आशा, आपका बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। थैंक यू। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं इनफर्टिलिटी की समस्या और उसके इलाज के बारे में। सबसे पहले डॉक्टर आशा, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि सामान्य तौर पर गर्भावस्था कैसी होती है, कौन सी सही उम्र होती है गर्भावस्था के लिए? करेक्ट। नॉर्मली एक वुमन जो है वो रिप्रोडक्टिव स्टेज उसकी शुरू हो जाती 13-14 ईयर्स से, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है। और ये एक टिपिकल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो ये करीब 28 दिन की होती है। और इसमें करीब, यदि सब कुछ साइकिल्स रेगुलर हैं, तो करीब 14th डे के आसपास अंडाणु रिलीज़ होता है। और महीने में एक ही बार अंडाणु रिलीज़ होता है। यह अंडाणु जो है केवल 24 घंटे ज़िंदा रहता है। और जो स्पर्म्स डिपॉजिट होते हैं वेजाइना में, वो ट्रेवल कर कर एग के पास पहुंचते हैं। तो नॉर्मली एक बार यदि स्पर्म्स डिपॉजिट होते हैं तो वो करीब अलाइव रहते हैं 72 आवर्स तक। तो यदि जब एग रिलीज़ होने वाला होता है और स्पर्म्स मिल जाते हैं तो प्रेगनेंसी होती है। तो आम तौर पे मैं यह कहूँगी कि फ्रॉम 10th to 20th डे ऑफ पीरियड्स यदि हर ऑल्टरनेट डे ट्राई किया जाए तो प्रेगनेंसी हो सकती है। ओके मैम, अगर इनफर्टिलिटी की बात की जाए तो सामान्य तौर पर देखा जाता है, एक मिसकंसेप्शन है यूजुअली कि फेमिनिन्स जो होती हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं इनफर्टिलिटी को लेकर। क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? नहीं, एक्चुअली जो बेबी बनता है उसमें एग भी चाहिए और स्पर्म भी चाहिए। तो मैन और वुमन इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि 30% टोटल वुमन का, लेडी का कारण होता है और 30% मेल का, और ऑलमोस्ट 30 to 40% थोड़ा बहुत फीमेल का प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत मेल का प्रॉब्लम है, और कुछ अनएक्सप्लेन्ड कॉजेज़ रहते हैं। बिल्कुल, यानी कि दोनों ही जेंडर्स इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनफर्टिलिटी की कंडीशन की जब बात की जाए। आपसे सबसे पहले समझना चाहूँगी डॉक्टर, महिलाओं में क्या कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती हैं? देखिए, महिलाओं में कई समस्याएं हो सकती हैं। एक तो ये कि पाथवे, जो स्पर्म का पाथवे है, वो कहीं भी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए। यूट्रस में कोई प्रॉब्लम्स हैं, यूट्रस में चिपकाहट है, ट्यूब में चिपकाहट है, और स्पर्म ओवरी तक नहीं पहुंच पाए, तो यह कभी कभी इन्फेक्शन के कारण होता है। कोई सर्जरी में कभी ट्यूब निकालनी पड़े, या पहले ट्यूबल लाइगेशन हो गया हो, या इस तरह के कॉजेज़। कभी कभी बचपन से ही एक तरफ की ट्यूब नहीं होती है, तो इन कॉजेज़ के कारण प्रेगनेंसी नहीं होती है। उसके अलावा अंडाणु बनने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, और यूट्रस की जो लाइनिंग है वो रिसेप्टिव ना हो। तो इन सब कारणों से प्रेगनेंसी नहीं होती है और इनफर्टिलिटी होती है। बिल्कुल। और वुमन का एक है ना, फर्टाइल एज होता है। इंडियन वुमन जो है उसकी फर्टिलिटी जो है पीक आती है 21 से 31 ईयर्स तक, और उसके बाद धीरे धीरे डाउनहिल जाती है। और हमारी महिलाओं में फर्टिलिटी डाउनहिल जल्दी जाती है वेस्टर्न काउंटर पार्ट से। वेस्टर्न वुमेन जो हैं करीब 3 to 4 ईयर्स लेट उनकी फर्टिलिटी डाउनहिल जाती है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि स्पेशली इंडियन वुमेन टाइमली प्रेगनेंसी प्लान कर ले। बिल्कुल। और डॉक्टर आशा, आपने ये बताया किस तरह से महिलाओं में क्या कुछ दिक्कतें आ सकती हैं अगर इनफर्टिलिटी की बात की जाए तो। जिस तरह से दोनों ही जेंडर्स इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि पुरुषों में क्या कुछ समस्याएं हो सकती हैं?
देखिए, एक तो कितनी बार सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, टाइमली इंटरकोर्स ना हो पाए या इंटरकोर्स करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसे में आपको सेक्सुअल डिसफंक्शन का काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। इसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन वगैरह, इन सब प्रॉब्लम्स को कभी कभी वुमेन में भी प्रॉब्लम होती है जिसको कहते हैं वेजिनिस्मस। तो ये प्रॉब्लम हुई। उसके अलावा स्पर्म्स कम होते हैं सीमन में, तो उसमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं। या स्पर्म्स जो होते हैं मिलियंस में होते हैं और उनकी मोटिलिटी अच्छी होती है, उनकी टेल होती है जिससे मूव करते रहते हैं, तो वो धीरे धीरे जाके यूट्रस में जाते हैं, फिर फेलोपियन ट्यूब पे जाते हैं। मगर यदि उनकी ये मोटिलिटी कम हो तो ऐसे में भी प्रेगनेंसी होने के प्रॉब्लम होते हैं। उसके अलावा जो स्पर्म्स होते हैं उनके फॉर्म्स, उनका जो बनावट है, यदि वो एबनॉर्मल होता है तो भी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। और कितनी बार बिल्कुल स्पर्म्स ही नहीं होते हैं जिसको कहते हैं एजूस्पर्मिया। मगर अच्छी बात यह है कि एजूस्पर्मिया यदि सीमन में नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि टेस्टिस में स्पर्म्स नहीं बन रहे। तो टेस्टिस में यदि स्पर्म्स बन रहे हैं और टेस्टिस से एपिडिडिमिस करके ये जो ऑलमोस्ट 70-80 डेज़ की जर्नी है, इसमें कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो तो भी प्रेगनेंसी नहीं होती है। और इस तरह कभी कभी टेस्टिस में स्पर्म्स तो बन रहे हैं मगर वो ट्यूब्स तक भी नहीं आ पाते हैं, तो ऐसे में भी प्रेगनेंसी नहीं होती है। मगर आजकल नई तरीके काफ़ी आ गए हैं जिसके कारण प्रेगनेंसी की जा सकती है। इक्सी, टीसा इक्सी, माइक्रो टीसे इक्सी। और कितनी बार जो आपकी हैबिट्स हैं, पॉल्यूशन, मोटापा, स्मोकिंग, सबसे ख़राब है स्मोकिंग। टोबैको इन एनी फॉर्म इज़ बैड। और बहुत ज़्यादा एज हो तो इन सब का, और साथ में डायबिटीज़ वगैरह इस टाइप की प्रॉब्लम्स हो तो इसमें भी प्रेगनेंसी होने में मेल्स में प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल डॉक्टर, और आपने अभी जिक्र किया कुछ किस तरह से मेडिसिन्स होती हैं जैसे कि कैंसर। तो जिस तरह से आपने जिक्र किया कि अल्कोहलिक कंजप्शन अगर बढ़ जाता है तो कई सारी समस्याएं आ सकती हैं। लाइफस्टाइल को कहीं ना कहीं हम ब्लेम कर सकते हैं, किस तरह से चेंजिंग सिनारियोज के साथ साथ काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आए दिन कपल्स को, फर्टिलिटी की बात की जाए तो। करेक्ट, लाइफस्टाइल इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। खास करके टोबैको, अल्कोहल ओकेजनल ले सकते हैं मगर एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इज़ ऑल्सो बैड। और आजकल है ना बहुत सारे पॉल्यूशन है, इंसेक्टिसाइड्स, प्लास्टिक पार्टिकल्स एनवायरनमेंट में, और ये इनको बोलते हैं एनवायरनमेंट के डिसरप्टिंग फैक्टर्स। ये एंडोक्राइन्स ग्लैंड्स को डिस्टर्ब करते हैं और इसके कारण भी प्रेगनेंसी होने में मुश्किल होती है। डॉक्टर आशा, कुछ टेक्निकल टर्म्स भी आपसे समझना चाहूँगी। आप आईयूआई के बारे में बताइए, क्या होता है? आईयूआई एक ऐसा प्रोसेस है जो कि जिसमें सीमन जो है उसको प्रोसेस किया जाता है और उसमें से अच्छी गुणवत्ता वाले जो स्पर्म्स होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है, कॉन्सेंट्रेट किया जाता है और उनको यूट्रस के अंदर डाल दिया जाता है। तो उससे जो स्पर्म की जो जर्नी है जिसमें कि उसके ख़त्म होने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं और स्पर्म को केवल फैलोपियन ट्यूब को ट्रेवल करना होता है और एग से मिलना होता है। तो दिस इज़ बेसिकली कटिंग शॉर्ट द जर्नी ऑफ द स्पर्म और इस तरह से प्रेगनेंसी होने में सहूलियत होती है। बिल्कुल, यानी कि एक तरीका है। जो सक्सेस रेट है वो करीब 20% है। और हाँ, इनफर्टिलिटी को टैकल करने का एक तरीका इसे कह सकते हैं। और जिस तरह से आपने बताया कि इसकी सक्सेस रेट 20% है तो ज़्यादा कारगर साबित और इसके साथ ना ओव्यूलेशन मॉनिटरिंग भी लगती है। जी, आप ब्रीफ करना चाहेंगे इस बारे में? तो उसमें क्या होता है, हाँ, उसमें महिला की सोनोग्राफी की जाती है। उसको सबसे पहले इंजेक्शंस या टैबलेट्स दी जाती हैं जिससे कि अंडे एक से अधिक बने
और अच्छे बने, अच्छी गुणवत्ता वाले बने। और फिर सोनोग्राफी करते हैं और देखते हैं कि जो अंडाणु के आसपास जो पानी बना हुआ फॉलिकल है वो धीरे धीरे कब बढ़ रहा है और किस दिन फॉलिकल रिलीज़ हो रहा है। और जिस दिन फॉलिकल रिलीज़ होता है यानी कि अंडा रिलीज़ होता है उस दिन आईयूआई किया जाता है। तो टाइमिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ डॉक्टर आशा, कई डॉक्टर्स लेप्रोस्कोपी या हिस्ट्रोस्कोपी की भी सलाह देते हैं, इसका क्या कुछ रोल है? हाँ, जो लेप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी ये दूरबीन की जांचें हैं। हिस्ट्रोस्कोपी में यूट्रस के अंदर देखा जाता है और साथ ही उसमें यदि कोई जाले हों, कोई मस्सा हो, कोई पार्टीशन हो तो उसको सबको करेक्ट किया जाता है। लेप्रोस्कोपी में नाभि के यहाँ से, बेली बटन के यहाँ से एक स्कोप डाला जाता है और यूट्रस, ओवरीज, ट्यूब्स उनको देखा जाता है, उनकी रिलेशनशिप देखते हैं, आसपास कोई सूजन तो नहीं है ये देखते हैं, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई जाले तो नहीं है, कोई सिस्ट वगैरह तो नहीं है, फाइब्रॉइड तो नहीं है। और इन सब को देख के और ट्यूब्स को चेक करते हैं कि ट्यूब्स खुली है कि नहीं। कितनी चीज़ें दूरबीन से करेक्ट हो जाती है, जैसे कि पार्टीशन है तो उसको करेक्ट कर देते हैं। यदि ट्यूब्स ब्लॉक है तो गाइड वायर्स डाल के और ट्यूब को खोला जाता है, जिसको कैन्युलेशन कहते हैं। यदि बड़े फाइब्रॉइड्स हैं जो प्रेगनेंसी नहीं होने दे रहे हैं तो उनको दूरबीन से निकाल दिया जाता है। यदि यूट्रस के आसपास सूजन है जिसको एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं और साथ में उसके सिस्ट बने हुए हैं, उन सिस्ट को निकाला जाता है। ट्यूब और ओवरी की रिलेशनशिप को वापस करेक्ट किया जाता है और आसपास की सूजन को करेक्ट किया जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं लेप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा करने को, और उससे पेशेंट के अपने आप प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कभी कभी हम यदि कोई प्रोसीजर करते हैं तो उसको भी फैसिलिटेट करता है। बिल्कुल, यानी कि इनफर्टिलिटी की समस्या को इजीली टैकल कर सकते हैं इससे भी। डॉक्टर आशा, टेस्ट ट्यूब बेबी एक अच्छा विकल्प माना जाता है उन कपल्स के बीच, काफ़ी प्रचलित है जिनको इनफर्टिलिटी की समस्या है। आपसे समझना चाहूँगी क्या कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व होती है इसमें? टेस्ट ट्यूब बेबी एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है जो कि अब फेयरली स्टैंडर्डाइज्ड हो गई है और लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट किया है क्योंकि रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं, है ना। इसमें पहले महिला का पूरा वर्कअप होता है, डिसाइड किया जाता है कि किस तरह की प्रोटोकॉल होगी। उन्हें इंजेक्शंस दिए जाते हैं ताकि एक से अधिक अंडाणु मिले। ओव्यूलेशन स्टडी की जाती है जो कि मैंने अभी आईयूआई के वक्त आपको समझाया कि सोनोग्राफी के अंदर देखे जाते हैं कि किस तरह के फॉलिकल्स बन रहे हैं, कितने फॉलिकल्स बन रहे हैं। उनमें डॉपलर करके देखा जाता है कि उनकी गुणवत्ता अच्छी है कि नहीं। और फिर जब अच्छे फॉलिकल्स बन जाते हैं तो उनको रिलीज़ करने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है और करीब 34 to 36 आवर्स में उनको उनका पानी सोनोग्राफी की गाइडेंस में पेशेंट को हल्का सा एनेस्थीसिया देके निकाला जाता है। और फिर उस फ्लूइड जो निकलता है अंदर से, द्रव्य पदार्थ निकलता है, उसके अंदर चेक किया जाता है कि एग्स हैं कि नहीं, किस टाइप के एग्स हैं, कितने एग्स हैं। और फिर उन एग्स को जो स्पर्म्स होते हैं अच्छे स्पर्म्स के साथ रखा जाता है और अगले दिन चेक किया जाता है कि फर्टिलाइजेशन हुआ है कि नहीं। उसी में एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं इक्सी। इक्सी में अंडे के अंदर स्पर्म का आर्टिफिशियली प्रवेश कराया जाता है। इसको बोलते हैं माइक्रो मैनिपुलेशन। तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन होने में और ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो अब यदि अंडाणु फर्टिलाइज हो गया है तो उसके बाद वेट करते हैं सेल डिवीज़न के लिए। करीब 3rd डे करीब 8 सेल से लेके 32 सेल्स के बीच में मिलता है। फिर उसमें से उन्हें आगे ग्रो होने देते हैं तो डे 5 को ब्लास्टोसिस्ट बनता है।
तो ट्रांसफ़र यूजुअली हम लोग या तो डे 3 पे करते हैं या फिर डे 5 पे करते हैं। डे 3 पे करते हैं तो चांसेस प्रेगनेंसी के कम रहते हैं, जबकि डे 5 पे बहुत अच्छे रहते हैं। मगर प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी डे 3 से डे 5 पहुंच नहीं पाते हैं, तो डॉक्टर अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से पेशेंट को सलाह देते हैं। तो उन एम्ब्रियो को एक पतली सी नली द्वारा यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उसके बाद का डेवलपमेंट एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह होता है। करीब 12 दिन बाद हम लोग प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं और प्रेगनेंसी आती है तो उसको सपोर्ट करते हैं हॉर्मोन्स द्वारा। बिल्कुल। और मैम, जब टेस्ट ट्यूब बेबी जैसे विकल्प की बात की जाए तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कपल्स में काफ़ी डर होता है इसकी सक्सेस को लेके। ये समझना चाहूँगी टेस्ट ट्यूब बेबी की सक्सेस रेट कितनी होती है? हाँ, यह काउंसलिंग बहुत आवश्यक है। हर पेशेंट को समझना चाहिए कि मेडिकल साइंस इज़ नॉट अ कंप्यूटराइज्ड साइंस, नॉट अ मैथमेटिकल साइंस। So always we do not get 100% results. So results are somewhere around 60%, करीब 60% के आसपास रिजल्ट्स होते हैं। यदि आप यंग हैं, आपके अंडे अच्छे मिले हैं, आपके एम्ब्रियो अच्छे बने हैं, ब्लास्टोसिस्ट तक पहुंच गए, तो कभी कभी 70 to 80% चांसेस भी रहते हैं। मगर यदि आप ओल्डर हैं, एग्स अच्छे नहीं हैं, स्पर्म्स अच्छे नहीं हैं, एम्ब्रियोज अच्छे नहीं बने हैं, तो कभी कभी 30% 40% भी रहता है। तो यह काफ़ी फैक्टर्स पे सक्सेस डिपेंड करता है, बट यह सक्सेस बहुत अच्छा है। क्योंकि यदि हम माने कि एक हस्बैंड वाइफ एब्सोल्युटली नॉर्मल है, फर्टिलिटी वगैरह सब अच्छी है, तो भी 1 महीने में उनके प्रेग्नेंट होने के हार्डली 18% चांसेस है। सो इस हिसाब से टेस्ट ट्यूब बेबी प्रेगनेंसी के चांसेस को काफ़ी बढ़ा देती है। मैम, डेली लाइफ में आप कई केसेस से डील करती हैं और कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को आपको मिलती होंगी, तो आपके पास अगर आईवीएफ फेलियर के भी केसेस आते हैं तो आप उन कपल्स को क्या कुछ सलाह देती हैं? आते हैं आईवीएफ केसेस, बाहर के भी फेल होते हैं, हमारे भी फेल होते हैं। तो हम फिर से एक बार पूरी हिस्ट्री देखते हैं, एक एक पॉइंट को देखते हैं, लाइफस्टाइल देखते हैं, पेशेंट को फिर से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में समझाते हैं। जैसे कोई पॉलीसिस्टिक ओवरीज वाली लेडी है तो उसके लिए वेट कम करना बहुत ज़रूरी है, तो उसको डाइट रिस्ट्रिक्शन, एक्सरसाइज वगैरह सब के बारे में समझाते हैं। हस्बैंड यदि स्मोक करता है तो उसको इंसिस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ स्मोकिंग बंद करें और खूब सारे फ्रेश फ्रूट्स वगैरह लें। तो लाइफस्टाइल पे तो करते हैं। इसके अलावा और कोई बीमारियां तो नहीं है जिसको हम करेक्ट कर पाएँ, तो उनको करेक्ट करते हैं। और फिर हम यूट्रस की लाइनिंग को चेक करते हैं, पुराने नोट्स देखते हैं कि पहले जो क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी, क्या यूट्रस की लाइनिंग अच्छी नहीं बनी थी, या फिर क्या एग्स अच्छे नहीं बने थे, स्पर्म्स कैसे थे, तो वो सब चीज़ें देखते हैं। यदि एग्स अच्छे नहीं हैं तो प्रोटोकॉल बदलते हैं, कुछ स्पेशल मेडिसिन्स देते हैं, स्पेशल ध्यान रखते हैं। और स्पर्म्स यदि अच्छे नहीं हैं तो आजकल स्पेशल स्पर्म सॉर्टिंग डिवाइसेस हैं जिससे हम और कोशिश करते हैं कि बेटर स्पर्म सिलेक्शन करें। तो इस तरह से। और यदि सब कुछ अच्छा है और लगता है कि लाइनिंग अच्छी नहीं, तो लाइनिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। आजकल यदि लाइनिंग बहुत पतली है तो यूट्रस के अंदर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्ट करके भी लाइनिंग को इम्प्रूव किया जाता है, कुछ टैबलेट्स एक्स्ट्रा दी जाती हैं। और यदि इसके बाद इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है तो देखते हैं कि क्या फैक्टर्स हैं जो इम्प्लांटेशन नहीं होने दे रहे हैं। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि ये फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो जब वहाँ यूट्रस के अंदर डालते हैं तो इस एम्ब्रियो और यूट्रस की लाइनिंग के बीच में एक संवाद होता है, एक डायलॉग होता है। और जब वो डायलॉग सक्सेसफुल होता है तो यूट्रस की इम्प्लांटेशन विंडो जो है वो ओपन हो जाती है और इस एम्ब्रियो को एक्सेप्ट कर लेती है। मगर यदि यह डायलॉग सक्सेसफुल नहीं होता है तो प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो उसके लिए कोशिश ये करते हैं कि सब कुछ इतना अप्रोप्रिएट हो जाए कि प्रेगनेंसी हो जाए।
कितनी बार कुछ स्पेशल इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए इंजेक्शंस टैबलेट्स देते हैं, इम्यून मॉड्यूलेटर्स, और इस तरह से भी कोशिश करते हैं कि फर्टिलिटी इम्प्रूव हो और सक्सेस रेट इम्प्रूव हो। मैम एक बार अगर टेस्ट ट्यूब बेबी जैसे मेथड के थ्रू अगर एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके मन में भी तमाम डाउट्स रहते हैं। उनमें से एक ये भी कि टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा गर्भावस्था में क्या स्त्री को पूरा 9 महीने आराम करना ज़रूरी है? नहीं, यह एक मिथ है ना जी। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार प्रेगनेंसी होती है उसके बाद आपका सब कुछ डेवलपमेंट नॉर्मल वुमन की तरह होता है। ये ज़रूर है कि इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स जब प्रेग्नेंट होते हैं तो उनका हमें ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है, उनका फॉलोअप, उनकी मेडिसिन्स, ये सब इम्पॉर्टेंट है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि 24 घंटे आराम करना है। मैं तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के बाद भी 24 घंटे आराम की सलाह नहीं देती हूँ। यानी यूजुअली यदि आपने आधा घंटा रेस्ट कर लिया है उसके बाद आप अपनी नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। मेरा एक एडवाइस है कि अति कुछ भी ना करें। अति रेस्ट भी अच्छा नहीं है और ओवर एक्सर्शन भी अच्छा नहीं है, मगर यदि आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटी करते हैं तो करते रहिए, अपने प्रॉपर चेकअप्स कराइए जिस तरह से कि एक प्रेग्नेंट लेडी को कराने होते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर आशा, मेल्स को भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस फेस करने पड़ते हैं आगे जाकर। स्पर्म डेफिशिएंसी से बहुत सारे मेल्स जूझ रहे होते हैं, लेकिन उनको बताने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी हिचक होती है। ऐसे पुरुषों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि यदि किसी ने कह दिया है कि आपके स्पर्म्स अच्छे नहीं हैं या आपको स्पर्म्स नहीं है तो घबराए नहीं। दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण आप अपने ही जेनेटिक मटेरियल से प्रेग्नेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको कम है तो आपको कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सजेस्ट किया जाएगा। ऐसे में हम टेस्ट ट्यूब बेबी इक्सी कर सकते हैं। और यदि स्पर्म्स नहीं है तो हम पीसा यानी नली में एक नीडल डाल के स्पर्म्स निकाल सकते हैं, या टेस्टिस में स्पर्म्स एक सुई से निकाल सकते हैं। या फिर एक और टेक्निक है, क्या होता है कि कितनी बार ये माना जाता है कि आपके एफएसएच लेवल्स बहुत हाई हैं और आपका जो टेस्टिस है वो स्पर्म्स ही नहीं बना रहा है। ऐसे में भी पाया गया है कि यदि हम माइक्रो सर्जरी से टेस्टिस के अंदर देखें तो कुछ ट्यूब्यूल्स में स्पर्म्स बन रहे होते हैं। तो स्पेशल माइक्रोस्कोपिक सर्जरी से देखा जाता है कि कहाँ स्पर्म्स बन रहे हैं और उसको निकाल के और देखकर और उसमें से स्पर्म्स निकाल के और फिर प्रेगनेंसी कराई जा सकती है। इसको माइक्रो टी से इक्सी कहते हैं और ये एक बहुत ही अच्छा विकल्प है ऐसे पुरुषों के लिए जिनमें एफएसएच लेवल्स भी हाई हैं। बिल्कुल, यानी कि तो एंड नोट पे इस तरह टीसा इक्सी, माइक्रो टीसा इक्सी, इन सब तरह से प्रेगनेंसी। हाँ, और कभी कभी यदि कुछ नहीं होता है तो स्पर्म बैंक्स आर अवेलेबल जी। डोनर स्पर्म्स भी होते हैं जिससे हम प्रेगनेंसी करा सकते हैं और ये एनोनिमस होते हैं। आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता होता है, सामने वाले को भी नहीं, और पूरी जेनेटिक पूरी यानी हिस्ट्री ली जाती है और इन्फेक्शियस डिजीज़ की स्क्रीनिंग भी की जाती है। बिल्कुल, यानी कि इनफर्टिलिटी एक सामान्य स्वास्थ्य संबंधी समस्या है जिसका इलाज भी काफ़ी इजीली अवेलेबल है, पॉसिबल है। तो इसमें हिचकने की भी ज़रा भी दिक्कत नहीं होती है और ज़रूरी नहीं है कि इसका इलाज आपको आगे जाके ना मिले। डॉक्टर आशा, तमाम जानकारियाँ आज आपने हमारे साथ साझा की। मैं आशा करती हूँ कि आपकी सभी बातों से हमारे दर्शकों को भी काफ़ी लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो आज डॉक्टर आशा बख्शी से इनफर्टिलिटी की समस्या के इलाज के बारे में हमने जाना। निश्चित रूप से आपको भी आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। यदि आप भी ऐसी किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से परेशान हैं तो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें और फौरन डॉक्टर से संपर्क करें। इसी के साथ हमारी आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या के उपचार के साथ। तब तक ले बने रहिए पल्स न्यूज़ के साथ।